अभी हम ऋतुचर्या पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, 3-4 ऋतुएं पढ़ी थी। अभी अपने पास 2 ऋतु बची हुई है। पहली ऋतु है भाई साहब वर्षा ऋतु, और उसके बाद बची है शरद ऋतु। बारिश तुम्हें पता ही है कब आती है, जुलाई और अगस्त। जब भी ऋतुचर्या लिखो तो पहले ये लिखना है कि जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो इस ऋतु में क्या होता है, गर्मी से तप्त आदमी होता है। ये बेचारा गरीब है ना, इधर आदमी, सूरज ने इसकी बराबर लंका लगा के रखी होती है। ये जो शरीर होता है आदमी का, सूरज से पूरा थका हुआ रहता है। ऋतुचर्या की पहली लाइन ही यही है कि गर्मी से थके हुए आदमी की, वीक है, ऑलरेडी गर्मी में थका है, डिहाइड्रेटेड है, तो इस थके हुए शरीर की अग्निमंद रहती है। अग्निमंद रहती है। अग्निमंद के बारे में हमने भाई साहब पहले पढ़ा था शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में। बसंत में क्या था, जो कफ था वो पिघल रहा था, पानी बन रहा था और मंदाग्नि कर रहा था, ठीक है। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप था, कफ पिघल रहा था, पानी बन रहा था, मंदाग्नि कर रहा। वर्षा में क्या है, ऑलरेडी बाहर पानी ही तो है, बारिश मतलब पानी पानी। तो यहाँ पे मंदाग्नि तो है, पर यहाँ पे वात का प्रकोप होता है। इस ऋतु में वात का प्रकोप होता है, ये आपको याद रखना है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। प्रकोप मतलब वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाके बीमारियां करने को तैयार हो जाते हैं। इतने पे बढ़ जाते हैं वो, इतनी उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो प्रकोप होता है, बढ़ जाना मतलब। तो बसंत में कफ बढ़ा हुआ था, मंदाग्नि थी, यहाँ पे वात बढ़ा हुआ है, मंदाग्नि है। अभी देखो, आप वात को कम भी करना है और अग्नि को बढ़ाना भी है। ये 2 चीजें इस ऋतु में इंपॉर्टेंट है। तो वात को कम करने वाले 3 रस हैं, मधुर, अम्ल और लवण। और अग्नि को बढ़ाने वाले इन तीनों में अम्ल और लवण है। मधुर रस अग्नि को मंद करता है, तो इसलिए मधुर रस कैंसिल। तो रस बचे अम्ल और लवण। और यहां पे आपको वात को अगर कम करना है तो हल्का जो स्नेह है वो चाहिए होता है। सिर्फ रुक्ष ट्रीटमेंट यहाँ नहीं रहेगी, हल्का स्नेहन यहाँ पे होना चाहिए। बट ऐसे स्नेह द्रव्य लेने हैं जो अग्नि को बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये दही है, ये आजकल के जो डब्बे में दही आ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप घर में दही बनाते हैं जमाते हैं। तो दही में क्या होता है, ऐसे दही गाढ़ा रहता है, ये जैसे मान लो ये दही का बर्तन है, तो यहां तक दही है, दही रहता है, और ऊपर ना एक और रहती है पानी की लेयर, दही के ऊपर पानी की लेयर रहती है। तो इसको दही बोलते हैं और इसको बोलते हैं मस्तु। तो ये बिल्कुल हल्का स्नेह है ये, परंतु ये बिल्कुल उल्टा काम करता है, ये अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। अगर ये गाढ़ा वाला दही आपने यूज किया तो ये अग्नि को मंद करेगा, ठीक है, अग्नि को मंद करेगा। हालांकि ये भी स्नेह है, ये अग्नि को मंद करेगा। दही का जो पानी है वो मस्तु होता है, वो रुक्ष नहीं है, वो हल्का स्नेह है, पर वो अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे इस ऋतु में मस्तु का प्रयोग बोला हो, मस्तु का प्रयोग करना है। 100 वर्ष लवण का प्रयोग करना है। लवण की आप वैरायटी पढ़ोगे, नमक जैसे होता है ना, सेंधा नमक, लवण, ऐसे नमक है ये। और पंचकोल 5 मेडिसिन है जिनका पाउडर बनता है। पिपली, मूल, चब्बे, चित्रक, सुंठी, चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ोगे, नहीं तो सेकंड ईयर में तो बड़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो पंचकोल नाम की मेडिसिन है, उसको मस्तु के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के घोल के यूज करना होता है वर्षा ऋतु में। सिर्फ यहीं पे ये बताया, बाकी कहीं पे नहीं है।
पंचकोल सिर्फ एक ही ऋतु में बताया गया है, वर्षा ऋतु में। शरद ऋतु में अगर पंचकोल किया तो उल्टी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पंचकोल यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। मस्तु और पंचकोल इकलौता कॉम्बिनेशन ओनली इन वर्षा ऋतु। अमर और लवण विद हल्का स्नेह वर्षा ऋतु। वात प्रकोप मंदाग्नि वर्षा ऋतु। तो अभी थके हुए शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, चलो ये तो हो ही गया। और क्या होता है इस ऋतु में? अब इस ऋतु में ये तो हो गया जी चीजें जो आपने प्रयोग करनी है। अभी आया कि रहना कैसे। तो ऐसे घर में रहना है जहां बारिश या क्या बोलते हैं यार उसको, सीलन, सीलन की हिंदी क्या थी, नमी। जहां बारिश और बारिश की वजह से जो बरसात में नमी आती है ना, दीवारों में सीलन आ जाती है, वहां ना हो। अगर आपके ग्राउंड फ्लोर में है तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहें आप, ऐसा इन्होंने बोला है। और धूप, धूप में कपड़े सुखाएं जब जब धूप आए, ठीक है। और क्या है, बस यही है। वस्त्रों को धूप दें, धूप में कपड़े रखें, ये सारा काम करें। पंचकोल हो गया, मस्तु हो गया, अमन लवण हो गया, लघु हो गया, जांगल मांस का प्रयोग हो गया। जांगल मांस का प्रयोग भाई तुम कहीं भी कर लो, मतलब ये तो सब जगह ही देखा मैंने, जांगल मांस रस का प्रयोग सब जगह चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आता है क्या नहीं करना। तो भाई बोला है ज्यादा धूप में काम नहीं करना, ज्यादा धूप में काम नहीं करना, ज्यादा परिश्रम नहीं करना, दिवा स्वपन, दिन को सोना नहीं। देखो दिवा स्वपन कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है और अग्नि को मंद करता है। तो बसंत ऋतु में भी नहीं करना, शरद ऋतु में जहां पित्त का प्रकोप होगा वहां पे भी नहीं करना, क्योंकि पित्त को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। तो जहां पित्त का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, जिस जिस ऋतु में वहां पे भी नहीं करना। जहां जहां अग्नि मंद है वहां पे नहीं करना। तो वर्षा ऋतु में अग्नि मंद है, दिन को नहीं सोना है। बसंत ऋतु में अग्नि मंद है, कफ बढ़ा है, बिल्कुल नहीं सोना है। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप हुआ है, नहीं सोना है, ठीक है। और मैथुन तो आपको बोला ही है कि 15 दिन में एक बार करना है। व्यायाम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सारी चीजें, धूप, परिश्रम, दिवा स्वपन, ये सब नहीं करना है, क्योंकि वात का प्रकोप होता है। और क्या चीजें बची? नदी का पानी ऐसे ही नहीं पी लेना है, ठीक है। नदी में स्नान नहीं करना है। नदी में, अब तुम्हें पता ही है बरसात में नदी में कौन जाता है? बरसात में नदियों में कोई नहीं जाता, क्योंकि नदियों का वाटर फ्लो इतना रहता है, बाढ़ कभी भी आ जाती है, वो तो अंडरस्टूड ही है। नदियों में बरसात में पीने का पानी आपको बॉईल करके पीना चाहिए, पीने का पानी बॉईल करके पीना चाहिए नहीं। और यहाँ पे एक अरिष्ट का प्रयोग बोला है, वो मधु से बनता है, शहद से बना हुआ अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि के लिए बढ़िया रहता है। मधु से बने हुए अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि सारे अरिष्ट जो है वो बसंत ऋतु में बताए गए हैं, यहाँ इकलौता एक अरिष्ट बताया गया है कि मधु का अरिष्ट वर्षा ऋतु, बाकी सारे अरिष्ट बसंत ऋतु में यूज होते हैं। बाकी कहीं पे भी अरिष्ट का वर्णन है नहीं किसी भी, ठीक है। तो मस्तु और पंचकोल और लवण याद रखिएगा, अमल लवण और हल्का स्नेह याद रखिएगा, वात और मंदाग्नि को कॉम्बो याद रखिएगा, जांगल महारस याद रखिएगा, घर बारिश नमी ना हो वहां रहिएगा, धूप कपड़े में सुखाइए, धूप वो जो धूपन कर्म करते हैं, धुआं देते हैं, वो भी दे सकते हैं। धूप, परिश्रम, दिवा स्वपन, नदी, व्यायाम, ये सारी चीजें नहीं। और हाँ, बात की जो मेन ट्रीटमेंट है बस्ती, वो इस ऋतु में करनी है। वो मैं पिछले टॉपिक में भी पढ़ा रहा था, अगर पक्वाशय में दोष होते तो हम बस्ती देते। तो अभी वर्षा ऋतु में पक्वाशय में ही बात का प्रकोप रहता है मेन, तो इसलिए बस्ती का भी आपने प्रयोग करना है। ये आपकी वर्षा ऋतु हो गई। अब आती है जी शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब सर्दी की शुरुआत से याद रख लेना, सितंबर और अक्टूबर। सर्दी की जो शुरुआत है वो हमारे यहाँ तो सितंबर अक्टूबर से हो जाती है, तो शरद आप ऐसे समझ। शरद ऋतु में भाई पित्त का प्रकोप होता है, और पित्त को कम करने वाले 3 रस हैं, मधुर, तिक्त और कषाय। ऋतुचर्या पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त,
क्षय, ये कौन से दोषों को क्या करते हैं? ये शुरू वाले जो 3 हैं ये वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। ठीक, ये कफ को कम करते हैं और वात को बढ़ाते हैं। पहले वाला और ये लास्ट वाले 2, ये जो हैं ये पित्त को कम करते हैं, और ये जो 3 हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं। ये चार्ट अपने दिमाग में पहले चैप्टर में पढ़ते ही याद कर लेना। ये पहले चैप्टर का सिलेबस है। मधुर अम्ल लवण वात को कम करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। कटु तिक्त कषाय कफ को कम करेंगे, वात को बढ़ाएंगे। मधुर तिक्त कषाय पित्त को कम करेंगे। अम्ल लवण कटु पित्त को बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए पित्त प्रकोप है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो खाने में आप क्या लेंगे? वो चीजें जो पित्त को कम करें, मधुर तिक्त और क्षय। इसीलिए यहाँ पे, वहां पे पहले क्या था, वात प्रकोप हो रहा था, तो वहां पे मधुर अम्ल लवण लेना था, बट मधुर अग्नि को मंद कर रहा था, तो अम्ल और लवण की ऑप्शन बची थी। ठीक है, अभी जो बसंत ऋतु थी वहां पे कफ बढ़ रहा था, तो मधुर अम्ल लवण नहीं लेना था, कटु तिक्त क्षय लेने थे। सिंपल, ऐसे रस के एंगल से यह आसान हो जाता है। तो मधुर तिक्त क्षय का प्रयोग करना है, पित्त प्रकोप होता है। अभी इसकी जो ट्रीटमेंट है, पित्त प्रकोप की जो ट्रीटमेंट है वो है विरेचन, विरेचन और रक्त मोक्षण। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। विरेचन होता है आप मेडिसिन पिलाते हो और लूज मोशन कराते हो। रक्त मोक्षण क्या होता है? नीडल के द्वारा जोंक होती है, एक लीच थेरेपी, जोंक को लगा के गंदा खून बाहर निकाला जाता है, वो रक्त मोक्षण। विरेचन मेडिसिन पिला के लूज मोशन लगाए जाते हैं, वो आपका विरेचन होता है। तो पित्त प्रकोप में मधुर तिक्त क्षय द्रव्यों का प्रयोग करना है, विरेचन का प्रयोग करना है, रक्त मोक्षण का प्रयोग करना है। अभी एक और चीज आती है यहाँ पे, हंसोदक। चलो मैं पहले बाद में बताता हूँ, पहले खाने की चीजों का बता देते हैं। खाना क्या है और खाना नहीं। देखो जी, मीठी चीजों में ना शाली चावल बोला है इन्होंने। शाली चावल होते हैं रेड राइस, वो थोड़े ज्यादा मधुर और ठंडे होते हैं, ज्यादा मीठे और ज्यादा ठंडे होते हैं। शाली चावल को बोलते हैं रेड राइस, ये रेड राइस की वैरायटी है। ज्यादा ठंडे और ज्यादा मीठे होते हैं, मधुर और शीत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर चावल। और अम्ल में आपने सिर्फ भाई आंवले का प्रयोग करना है, इकलौता आंवला है जो यहाँ बताया गया है अम्ल रस में, बाकी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि सारी खट्टी चीजें पित्त को बढ़ाती हैं, सिर्फ आंवला और अनारदाने को छोड़। फिर भी इन्होंने सिर्फ आंवला ही दिया, अनारदाना भी नहीं लिखा है। आंवला इकलौती खट्टी चीज शरद ऋतु में जिसका प्रयोग होता है। और तिक्त चीजों में पटोल है, चंदन है, इनका चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। ये कड़वी चीजें, तिक्त रस का प्रयोग होता है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्या था, पटोल चंदन हो गया। ठंडे लेप का प्रयोग करना है, चंदन शीत लेप, ठंडे लेप का आपने प्रयोग करना है। क्या क्या आपने नहीं लेना है? देखो मैंने पहले ही बोला कि दिवा सोपन भाई साहब कफ और पित्त को बढ़ाता है, ये नहीं करना है। ठीक है, तेल और वसा का प्रयोग नहीं करना है। तेल और वसा क्या है? पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, तो तेल और वसा का प्रयोग नहीं करना। क्षार का प्रयोग नहीं करना। क्षार वैसे वो चीजें होती हैं जो मस्सा जलाने के काम नहीं आता, मस्सा तेजाब जिसको बोलते हैं, मस्सा जलाने, वो भी एक तरह का क्षार है, बाहर से प्रयोग होना। वैसे इंटरनली भी क्षार होते हैं, जैसे तुम्हारा इनो है, इनो भी एक तरह का क्षार है ना, सर्जिक क्षार। देखना तुम इनो का इंग्रेडिएंट देखना, उसमें सर्जिक क्षार, तो वो यूज नहीं करना। इनो भी यूज नहीं करना चाहिए, उसमें भी सर्जिक क्षार। ये शरद ऋतु में सारी गैस्ट्रिकें सिर्फ इनो की ठीक नहीं होती। कफज वाली कंडीशन में इनो इज वेरी गुड, पित्तज कंडीशन में नॉट गुड। तो तेल का प्रयोग नहीं करना, वसा का प्रयोग नहीं करना, क्षार का प्रयोग नहीं करना। दिन को एक होता है ओस, वो जो बारिश के मौसम में आती है ना, फॉग, फॉग से आपको बचना चाहिए, फॉग से आपको बच के रहना चाहिए। और दही का प्रयोग नहीं करना है। दही मैंने आपको पहले ही बोला, दही गर्म होता है, ठीक है, और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ये एक यूनिक चीज है, दुनिया में तो दही ठंडा ठंडा घूम रहा है, स्पर्श से वो भले ही शीत होता है, बट उसकी तासीर जो है, जो वीर्य है, वो गर्म होता है। तो दही शरद ऋतु में नहीं खाना है। शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर में आती है। काफी ये चीजें, ये सब नहीं खानी है, ये सब का प्रयोग करना है।
अभी एक लास्ट चीज बचती है, वो है हंसोदक। तो हंसोदक क्या है? ऐसा पानी, पानी की बात हो रही है, ऐसा पानी जो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की किरणों से गर्म किया, दिन को जिसको धूप लगी, रात को चंद्रमा ने ठंडा किया, वो हंसोदक होता है। आप कहीं पानी रख लो जो दिन को धूप लगे और रात को चंद्रमा पड़े और फिर उसका यूज कर लो, वो हंसोदक होता है। तो ये अमृत के समान माना है कि बहुत अच्छा पानी है, इसमें अभिशंधि नहीं होता। अभिशंधि मतलब जलन वगैरह नहीं करता है। इस ऋतु में ठंडक देने वाला रहता है, ठंडक तासीर रहती है, अमृत की तरह होता है। इसलिए इस ऋतु में ऐसा प्रयोग करना चाहिए। दिन को धूप में गर्म हुआ, शाम को चंद्रमा की चांदनी से ठंडा हुआ, दो चीजें हैं इस पे। और एक तारा भी आता है कोई, उसका नाम मैं भूल गया, वो भी इफेक्ट डालता है। देन आता है भाई लास्ट ऋतु संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऋतु संधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद एमसीक्यू आ जाए, ऋतु संधि कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। क्लिनिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जैसे मान लो अभी आजकल क्या है, अभी फरवरी, जैसे मान लो जैन और फेब में ना अपनी शिशिर ऋतु है, और मार्च और अप्रैल में अपनी बसंत ऋतु है। तो यहाँ आप मीठा खाओ, घी खाओ, तेल खाओ, ठीक है, ये पथ्य है। यहाँ आप मीठा खाओ, घी खाओ, तेल खाओ, अपथ्य है। तो एक ऋतु में जो चीज खानी चाहिए वो अगली ऋतु में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यहाँ कफ बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कफ बढ़ा तो आपको बीमारियां हो जाएंगी। तो इसीलिए जैसे ही फैब वाला जो लास्ट वीक होगा ना, फैब लास्ट वीक, वहां पे आपने क्या करना है, शिशिर ऋतु वाला जो आहार है ना, वो कम करते जाना है, और ये वाला जो आहार है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। इसको कम किया, इधर वाला आहार ऐड किया। देन फिर जैसे ही मार्च शुरू हुआ, फर्स्ट वीक, थोड़ा बहुत, थोड़ी सी चीजें जो हैं आपने शिशिर की यूज की, और बाकी चीजें आपने बसंत की यूज की। तो ऐसे आप एक ऋतु से अगली ऋतु में अच्छे से शिफ्ट हो सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। चाहे गर्म कपड़े पहनने की बात हो, चाहे आप गर्म कपड़े भी, आप पहले एकदम सारे गर्म कपड़े उतार देते हैं तो सर्द गर्म हो जाता है। पहले स्वेटर उतार दो या जैकेट उतार लो, फिर स्वेटर उतार लो, या स्वेटर पहने रखो, अंदर की इनर उतार लो, ऐसे स्लो बाय स्लो। एकदम से सारे कपड़े नहीं उतारने, एकदम हीरो बन गए, गर्मी आ गई, नहीं। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी सी चीजें इधर की छोड़नी है, थोड़ी सी चीजें इधर की पकड़नी, फिर धीरे धीरे आपने शिफ्ट होना है। तो ये 14 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन पिछले ऋतु के, 7 दिन अगले ऋतु के, तो ये बनाते हैं ऋतु संधि। तो इन 7 दिनों में इस ऋतु का आहार विहार छोड़ना शुरू करना होता है, और अगली ऋतु का आहार विहार अडॉप्ट करना होता है। तो ये अडॉप्टेशन के हैं 14 दिन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। हमसे यही नहीं हो पाते, इसीलिए क्या होता है, जब भी सीजन बदलते हैं, सर्दी और गर्मी चेंज हुआ या गर्मी सर्दी चेंज हुआ, जब भी सीजन चेंज होता है हम लोग बीमार हो जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो ये ऋतु संधि की इंपॉर्टेंस है।